दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे जर्मनी ने डिफेंस के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया। और ये सिर्फ रैंकिंग का मामला नहीं है, ये सीधा पावर बैलेंस का संकेत है। फिर आएंगे तुर्की पर, जिसने 24 घंटों के अंदर ऐसी खबर दी है कि ऑनेस्टली इंडिया को भी थोड़ा सरप्राइज मिला होगा। ये वो मूव है जिसकी टाइमिंग ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के इंटरनेशनल विजिट पर भी नई अपडेट आ रही है। और ये सिर्फ एक और दौरा नहीं है, इसके पीछे क्लियर स्ट्रैटेजी दिख रही है कि भारत किन देशों के साथ अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है। लेकिन इसी बीच यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसने इंडिया के लिए पूरा इक्वेशन बिगाड़ दिया। जो चीज ऑलमोस्ट सेट लग रही थी वही अचानक अटक गई, और यही सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम सीधा सीधा समझेंगे क्या बदला है, क्यों बदला है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका इंडिया पर रियल इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर अपडेट अपने आप में जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए भले ही ये 1 सेकंड का काम होगा, लेकिन यकीन मानिए जो हमने वीडियो बनाने पर मेहनत की है वो आपके सपोर्ट से सफल हो जाएगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले एक दिलचस्प चीज समझते हैं। दुनिया में ताकत सिर्फ सेना के साइज से नहीं बल्कि उस पर किए जाने वाले खर्च से भी मापी जाती है, और इसी को ट्रैक करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे दुनिया भर में डिफेंस डेटा के लिए काफी भरोसेमंद माना जाता है। सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2025 की, और इसने एक बार फिर साफ कर दिया कि कौन देश सिर्फ बातों में ताकतवर है और कौन असल में पैसा झोंक रहा है अपनी सुरक्षा पर। सबसे ऊपर बिना किसी सरप्राइज के यूनाइटेड स्टेट्स है, लगभग $954 बिलियन। ये नंबर इतना बड़ा है कि कई देशों की पूरी इकोनॉमी इससे छोटी है। दूसरे नंबर पर चाइना है $336 बिलियन के साथ, जो लगातार अपने डिफेंस को अपग्रेड कर रहा है। अब ट्विस्ट यहाँ आता है, तीसरे नंबर पर रशिया करीब $190 बिलियन। युद्ध चल रहा है तो खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ा है। लेकिन चौथे नंबर पर जो नाम आता है वो थोड़ा सरप्राइजिंग है, जर्मनी। और यही भारत को एक झटका लगा है, क्योंकि इंडिया अब 5वें नंबर पर आ गया है करीब $92 बिलियन के साथ। मतलब साफ है हम टॉप 5 में तो हैं, लेकिन मार्जिन बहुत पतला है। नीचे देखें तो यूनाइटेड किंगडम सिर्फ $3 बिलियन पीछे है, $89 बिलियन। यानी अगर अगले साल हमने पेस नहीं बढ़ाया तो रैंकिंग स्लिप होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद भी लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है। यूक्रेन $84 बिलियन, सऊदी अरेबिया $83 बिलियन, फ्रांस $68 बिलियन और जापान $62 बिलियन। अब एक छोटा कंपैरिजन जो सोचने पर मजबूर करता है। पाकिस्तान करीब $12 बिलियन पर है, टर्की लगभग $30 बिलियन और ईरान सिर्फ $7.4 बिलियन। लेकिन कहानी यही इंटरेस्टिंग हो जाती है। इतना कम बजट होने के बावजूद ईरान ने जिस तरह हाल के संघर्षों में अपने आप को सस्टेन किया, उससे एक बात साफ होती है, वॉर सिर्फ पैसे से नहीं जीता जाता, स्ट्रैटेजी, ज्योग्राफी और इंटेंट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक ऑनेस्ट सवाल उठता है कि भारत $92 बिलियन खर्च कर रहा है, जो कम भी नहीं है, लेकिन हमारे चैलेंजेस भी छोटे नहीं है। 2 फ्रंट, इंटरनल सिक्योरिटी, मॉडर्नाइजेशन, सब कुछ साथ में चल रहा है। तो क्या हमें अग्रेसिव होकर 120 से $150 बिलियन तक जाना चाहिए, या फिर स्मार्ट स्पेंडिंग, इंडिजिनस प्रोडक्शन और टेक फोकस ही सही रास्ता है? सीधा सा गेम है। पैसा बढ़ाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह लगाना। अब असली सवाल आपके लिए, भारत को नेक्स्ट 10 साल में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बिगर बजट या स्मार्टर मिलिट्री? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यही डिस्कशन असली गेम चेंज करता है। खैर, अब इसके बाद मामला आता है ईरान का। एक केमिकल टैंकर MT चिरोन पर ईरानियन कोस्ट गार्ड ने अचानक वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए। अब यहाँ असली बात यह है कि उस जहाज पर 17 भारतीय क्रू मेंबर्स थे। अच्छी बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यार ये तीसरी बार हो रहा है। 1-2 बार होता तो बोलते गलती होगी, लेकिन बार बार सेम पैटर्न दिखे तो सवाल उठते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जहाज ओमान के पास नॉर्मल रूट पर था, कोई अग्रेसिव मूवमेंट भी नहीं थी, फिर भी फायरिंग हो गई। सीधी बात, या तो ग्राउंड लेवल पर कोऑर्डिनेशन गड़बड़ है या फिर अननेसेसरीली ओवर रिएक्शन हो रहा है। अब ऑनेस्टली सोचो, अगर हर बार इंडियन क्रू वाले शिप्स ही ऐसे इंसिडेंट्स में आ रहे हैं तो इंडिया को थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना ही पड़ेगा, क्योंकि डिप्लोमेसी अपनी जगह है लेकिन सेफ्टी उससे ऊपर है। अब अगली अपडेट में हमें पता चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने यूरोप टूर पर जा रहा है 18 मई से। पहला स्टॉप होगा नॉर्वे, जहां नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। ये वही ग्रुप है जिसमें स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड जैसे डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं। मतलब टेक, क्लीन एनर्जी, इनोवेशन
सब हाई लेवल की बातें। उसके बाद नीदरलैंड्स और फिर इटली, जहां जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात होगी। अब ये सारे दौरे सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होते, अंदर ही अंदर ट्रेड डील्स, डिफेंस टॉक्स, टेक पार्टनरशिप्स, काफी कुछ पक रहा होता है। बस फर्क इतना है कि ये सब हेडलाइंस में कम आता है। अब अगली अपडेट तुर्की की तरफ से। दरअसल तुर्की ने इंडिया के एक बड़े वांटेड क्रिमिनल सलीम डोला को पकड़कर सिर्फ 24 घंटे में इंडिया को सौंप दिया। मतलब लिटरली पकड़ा, प्रोसेस किया और सीधा वापस भेज दिया। ये वही बंदा है जिसके लिंक्स दाऊद इब्राहिम से बताए जाते हैं और एनडीपीएस के कई केस हैं। सालों से फरार था। अब मजेदार बात यह है कि इंडिया टर्की रिलेशन वैसे कुछ खास स्मूथ नहीं चल रहे, फिर भी इतना क्विक एक्शन लेना ये दिखाता है कि कुछ चीजें पॉलिटिक्स से ऊपर होती हैं, जैसे इंटरनेशनल क्राइम। अब एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आती है, थोड़ी लो कवरेज वाली लेकिन अंदर से काफी इंपॉर्टेंट। किर्गिस्तान में आज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और इसमें इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह खुद पहुंचे थे। अब नॉर्मली ऐसी मीटिंग्स हेडलाइंस में ज्यादा नहीं आती, लेकिन असली गेम यही चलता है, क्योंकि इस टेबल पर कौन कौन बैठा था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान, पाकिस्तान, रूस और चीन सब एक साथ। मतलब जिन देशों के बीच ग्राउंड पर टेंशन है वो भी एक ही रूम में डिस्कशन कर रहे हैं। यही डिप्लोमेसी का रियल वर्जन है। अब राजनाथ सिंह ने अपनी स्पीच में जो कहा वो सीधा और बिना घुमाए था। उन्होंने साफ शब्दों में टेररिज्म का मुद्दा उठाया और साथ में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। मैसेज बहुत क्लियर था, अगर आतंकवाद नहीं रुका तो इंडिया फ्यूचर में भी ऐसे ऑपरेशंस करने से पीछे नहीं हटेगा। अब ये स्टेटमेंट सिर्फ बोलने के लिए नहीं था, ये इनडायरेक्टली वार्निंग भी थी, खासकर उन कंट्रीज के लिए जो पीछे से सपोर्ट करते हैं लेकिन सामने इनोसेंट बनते हैं। अब दूसरी अपडेट, और ये थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग कैटेगरी में आती है। मामला है यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशियस का। कुछ समय से एक बड़ी डील चल रही थी चागोस आइलैंड्स को लेकर। प्लान ये था कि यूके ये आइलैंड्स मॉरिशियस को वापस देगा। इंडिया भी इस डील को क्वाइटली सपोर्ट कर रहा था क्योंकि इसका स्ट्रैटेजिक फायदा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर गेम पलट गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के बाद यूके ने पूरी डील को फ्रीज कर दिया। मतलब सीधी भाषा में अभी नहीं, आगे देखते हैं। और रीजन, यूके ने खुद कहा कि ये डील यूएस की अप्रूवल के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। अब यहीं पर असली पिक्चर समझ आती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में कई बार डिसीजन लंदन या दिल्ली में नहीं बल्कि वॉशिंगटन में होता है। इंडिया ने इस डील के लिए काफी डिप्लोमेटिक एफर्ट डाला था। मॉरिशियस भी ऑलमोस्ट रेडी था, लेकिन एंड मोमेंट पर सब होल्ड पर चला गया। अगर ऑनेस्टली बोलूं तो ये पूरा सीन एक चीज दिखाता है, आज की जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ सही होना काफी नहीं है, पावर इक्वेशन भी उतनी ही जरूरी है। बाकी दोस्तों, इन सारी खबरों पर हम आप सभी को राय जरूर जानना चाहेंगे, इसीलिए कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएगा। और जाने से पहले दोस्तों एक जरूरी बात, हमने अभी हाल ही में अपना नया चैनल द जियो ब्रीफ शुरू किया है। इस चैनल पर आपको देश और दुनिया की ऐसी चुनिंदा और गहरी खबरें देखने को मिलेंगी जो सिर्फ जानकारी नहीं देंगी बल्कि आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, हमने इस चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप बस एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही हम वहाँ कोई नई वीडियो डालें वो सबसे पहले सीधे आप तक पहुँचे। आपका साथ ही हमारी ताकत है। शुक्रिया दोस्तों।